हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दिस कुड बी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू ऑल। तो देखो अभी क्या है, बहुत ही एआई का ज़माना चल रहा है। मतलब सब लोग एआई तो यूज़ कर ही रहे हैं, नो मैटर ओल्ड यंग टेक नॉन टेक, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। बट एआई ना अचानक से एक दो साल में फेमस क्यों हो गया, बहुत लोग जानते होंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। दो रीज़न की वजह से। एक तो हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आ गया बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्क एंड विकिपीडिया ने हमारे पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा आ गया को यूज़ करके हम अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते थे। दूसरा, हार्डवेयर हमारा लास्ट 1 डिकेड में ना बहुत ज़बरदस्त हो गया एंड फ्रंट रनर इसमें था एनवीडिया, जो कि बहुत अच्छा जीपीयू लाया और जिसके कारण हमारे मॉडल्स को ट्रेन करना बहुत ही आसान हो गया और बहुत जल्दी ट्रेन होने लगा। तो अगले समझ लो कि पिछले 10 साल पहले जो आज जितने डेटा पे ट्रेन हो रहा है, हो सकता है उसको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता उतने सेम डेटा को ट्रेन करने में एक मॉडल को। तो हार्डवेयर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हार्डवेयर का देखो मतलब क्या हुआ। जनरली हम जब कोड लिखते हैं तो सिंपल, अब जैसे C++ का आप कोड लिख रहे हो तो क्या होता है, एवरी इंस्ट्रक्शन यू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम इंट मेन, जो भी आप लिख रहे हो, इंट i=0 फॉर लूप, वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट होता है सीरियली। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, तो सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा था, लास्ट 20 ईयर्स पहले चलते हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, हमारा जो भी प्रोसेसर था, जैसे इंटेल की सीपीयू और एएमडी, बहुत सारे जो भी सीपीयू बनाते थे, उसमें क्या होता, क्लॉक स्पीड ना हर जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ता जा रहा था। बेसिकली कहने का मतलब ये, सपोज एक क्लॉक साइकिल में अगर 1000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगला जब और अच्छा प्रोसेसर आया तो समझ लो कि 10,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने लग गया 1 सेकंड में। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हार्डवेयर का ना लिमिटेशन आने लग गया कि भाई एक क्लॉक साइकिल में अब इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ हीटिंग इश्यूज आने लगता था और उतने ही छोटे डिवाइसेज में उससे ज़्यादा और हार्डवेयर घुसाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो वो एक इश्यू आने लग गया, वो एक मतलब शॉर्ट कमिंग या बॉटल नेक कह सकते हो, बॉटल नेक हो गया। अब इससे ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर है और फास्ट नहीं हो सकता था। लेकिन क्या होता है कि आदमी को तो खून लग गया था मुंह पे कि अब हमको और फास्ट चाहिए, और फास्ट चाहिए, वीडियो डेटा के लिए और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, एक सेकंड में आप और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पर कर पाओ। अब लोगों ने कहा भाई इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट वन सीपीयू, एक जहाँ पे एक प्रोसेसर की जगह हम क्या करते हैं, 3-4 और प्रोसेसर बना देते हैं सेम चिप पर। तो क्या होगा कि मान लो कि एक प्रोसेसर पे अगर 10,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फॉर द लेट्स से फॉर कैलकुलेशन 10,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक प्रोसेसर पर, तो एक ही चिप पर अगर 4 प्रोसेसर लगा दे तो 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेंगे। हमारा बढ़ गया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैपेसिटी, राइट। तो ये और आगे चला, चलो भाई अब 4 कर देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आया, अगला और अच्छा सीपीयू आया तो उसमें 10 8 कर दिया, 16 कर दिया। लेकिन अब कितना आप करोगे, और क्या होता है ना कि जितना आप ज़्यादा प्रोसेसर लगा रहे हो एक चिप पे, वो उतना ज़्यादा महंगा होता जाता है। भले ही आप महंगे महंगे बड़े बड़े कंपनीज भले ही खरीद सकते हैं, बट कमर्शियल रिटेल यूजर्स, हम जैसे यूजर्स के लिए उतना महंगा खरीद पाना भी मुश्किल हो रहा था। अभी भी आप जैसे जाओगे आज के टाइम पे भी 32 प्रोसेसर्स आर मैक्स, मतलब आपको मिलेगा, मतलब 8 से लेके 32 इज द मैक्स, उससे ज़्यादा कैपेसिटी आपको हो ही नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 32 प्रोसेसर भी मान के चले एक चिप पर, तो हर प्रोसेसर पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं पैरेलली, कि इस पर भी अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, इस प्रोसेसर पे अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, इस प्रोसेसर पे अलग एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 32 ही है। अब मान लो कि एक पे अगर 10,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो 32 इंटू 10,000, इससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, है ना। अगेन वो बॉटल नेक वहाँ फिर से आ गया। तो इसी सब के बीच में एनवीडिया क्या किया कि वो आया, वो बोला कि एक काम करते हैं, ये सीपीयू वाला प्रोसेसर तो ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 16-32 ऐसे प्रोसेसर, एक काम करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसर बनाते हैं एक ही चिप पर, लाइक 10,000 इस तरह से, और सबको बहुत एक सिंपल सा काम देंगे, तुमको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स करना है उस प्रोसेसर पर। तो अब क्या होता है, देखो डिफरेंस समझो, ऐसा नहीं है कि जीपीयू आ गया तो सीपीयू रिप्लेस हो गया। सीपीयू का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बट वो सारे काम सिक्वेंसली करता है। बट जीपीयू के जो प्रोसेसर है वो क्या होता है, बहुत एक ही चिप पर बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ होंगे, लेकिन सबका एक बहुत ही सिंपल काम होगा, हमको डेटा दो, हम बस वो तुमको ऐड या मल्टीप्लाई करके वापस कर देंगे। इससे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट काम नहीं कर सकते। देयर आर सम बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोसेसर पे, जबकि सीपीयू पे लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सीपीयू के प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बट जीपीयू के प्रोसेसर पे कुछ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिंपल मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, जो कि एग्जीक्यूट हो सकते हैं। बट देखो इससे हुआ क्या,
अब जब तुम देखो कि जैसे आज के टाइम पे जैसे एआई इतना बूम हुआ क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क के कारण, और डीप न्यूरल नेटवर्क के आप इंटरनल समझोगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन हो रहे होते हैं। अब जैसे ही अगर आप थोड़ा भी बहुत जानते हो मैट्रिक्स एडिशन के बारे में, तो क्या होता है कि दो, अगर मान लो 4x4 का मैट्रिक्स है और अगर मैं बोलूँ दो मैट्रिक्स को ऐड करने, तो आप क्या करोगे, रो और कॉलम वाइज उसको ऐड करोगे और अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाओगे। बट उसमें आप एक चीज़ बहुत मस्त चीज़ नोटिस करोगे कि आप जब दो एलिमेंट्स को ऐसे सेम रो और कॉलम के वो जब ऐड कर रहे होगे, जब एक को ऐड कर रहे हो तो दूसरा पहले वाले किसी और रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो कि कोई भी दो ऐड कर रहे हो और बाकी के कोई दो ऐड करो तो इसका जो दो रिजल्ट है वो किसी और के डिपेंडेंट नहीं है। ये आप कभी भी ऐड कर लो, वो कभी भी ऐड कर लो, रिजल्ट एट द एंड सेम ही आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब क्या हो सकता है कि आप सबको ना एक साथ पैरेलली कंप्यूट कर सकते हो। तो सपोज एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिए, अगर 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और मान लो फॉर द आर्ग्यूमेंट से एक एडिशन करने में मान लो कि 1 सेकेंड लग रहा है, तो 4x4 को एडिशन करने में कितना टाइम लगेगा, 16 सेकेंड। 4x4 है तो हर एलिमेंट एल बाई एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं तो 16 एलिमेंट्स है तो 16 सेकेंड लगेगा। बट व्हाट इफ मैं सारे एलिमेंट को उठाकर एक बार में 16 प्रोसेसर को एक ही बार में ही दे दूँ, तो क्या होगा, हर प्रोसेसर अपना अपना कैलकुलेट कर लेगा और वापस से रिजल्ट इंसर्ट कर देगा मैट्रिक्स में। तो थोड़ा बहुत जो टाइम लगा वापस डेटा देने का फिर वापस से स्टोर करने का वो टाइम, बट बाकी जो पैरेलली जो ऐड करना तो वो तो पूरा एक ही सेकंड में हो गया पैरेलली एक बार में। तो 1 सेकेंड प्लस समथिंग, राइट, विच इज़ मच स्मॉलर देन 16 सेकेंड्स। समझ रहे हो? तो यही डिफरेंस है जीपीयू और सीपीयू में। और अगले वीडियो में या इस सीरीज़ में मैं आपको ना अच्छे से आर्किटेक्चर भी समझाऊंगा जीपीयू का और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सीपीयू। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं एक जैसे ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि देखो जीपीयू का आर्किटेक्चर और सीपीयू का आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंट है, ठीक है। बट इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात बनाने वाली ये वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपको एक मैं छोटा सा कोड लिख के दिखाऊंगा C++ में, C/C++, और मैं ये समझाऊंगा कि देखो एनवीडिया का जो कूडा, एक्चुअली मैं कूडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट उस पर हम आएंगे कूडा क्या है ये सब। बट मैं एक बार बता दूं कि इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो। इस वीडियो से आप एक तो ओवरव्यू समझोगे कि हम क्यों कूडा यूज़ कर रहे हैं, क्यों जीपीयू पे हम कोड लिखना चाह रहे हैं, और एक छोटा सा कोड अगर हमको एनवीडिया के जीपीयू पे चलाना है तो वो कोड कैसे लिखते हैं और कैसे रन करते हैं, ये मैं दो जगह दिखाऊंगा। एक तो AWS पे दिखाऊंगा कि AWS का EC2 इंस्टेंस कैसे रन अप करके ऐसा EC2 इंस्टेंस जिसके साथ GPU हो, ठीक है, एनवीडिया का GPU, वो कैसे इंस्टेंस रन करना और उस पर कोड कैसे ये GPU का एनवीडिया के लिए कूडा कोड लिख के चलाना है, पहला। दूसरा एक और रिसोर्स दूंगा क्योंकि ये जब EC2 इंस्टेंस जो आप AWS का रन करोगे ये फ्री नहीं होगा क्योंकि आप GPU इंस्टेंस फ्री नहीं होता। बट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेटअप ये सब करोगे, वो चला के दिखा दूंगा। दूसरा मैं आपको एक फ्री रिसोर्स बताऊंगा सीखने के लिए कि अगर आपको कूडा कोड लिखना सीखना है, आपको GPU प्रोग्रामिंग सीखना है, कैसे लिखते हैं, कैसे GPU अच्छे से कोड लिख सकते हैं, वो सब सीखने के आपको एक फ्री रिसोर्स भी बताऊँगा। थोड़ा सा रहना है इस वीडियो में तो आपको दिखाऊँगा कि एक मस्त रिसोर्स है, वहाँ पर आप कोड लिख के अपना कोड रन कर सकते हो, समझ सकते हो अपना कोड, है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना लास्ट तक। तो देखो बात करते हैं अब एनवीडिया और कूडा की। तो कूडा आखिर है क्या और एनवीडिया से कैसे रिलेटेड है। तो देखो क्या हुआ कि एनवीडिया वाज अ फोर रनर, उन्होंने देख लिया, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया कि भाई हम सारा ना जीपीयू पे अपना सारा दिमाग लगाएंगे, कि उनको लग रहा था कि भाई आएगा ये एआई आएगा, ऐसा उनके सोचा होगा सीईओ ने। तो उन्होंने सारा काम जीपीयू के तरफ करना शुरू किया और आज उनके पास बहुत सारे जीपीयू, डेटा सेंटर के लिए अलग जीपीयू, H100 वाला आपने सुना होगा, A सीरीज़ जीपीयू है, T सीरीज़ है, V सीरीज़ है ना, सबका ऑलमोस्ट एक जनरल आर्किटेक्चर बताऊंगा एनवीडिया जीपीयू का। थोड़ा डिफरेंस होता है बाकी के, कैसे किस में टेंसर कोर्स ज़्यादा है, किस में ये दूसरे टाइप के कोर्स ज़्यादा है ना, वो मैं सब अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि जीपीयू में जो फोर रनर है एनवीडिया जो है अभी, तो उन्होंने क्या किया अराउंड 2008-2010 के अराउंड उन्होंने पूरा ना इकोसिस्टम बनाना शुरू किया अराउंड जीपीयू। उन्हें पता था कि हाँ पैरेलल कंप्यूटिंग बहुत यूज़ होने वाला है क्योंकि सीपीयू एक टाइम के बाद ना चोक कर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। अब इकोसिस्टम में क्या क्या है, इकोसिस्टम में पहला चीज़ आया हार्डवेयर। उन्होंने हार्डवेयर स्पेसिफिकली ऐसा बनाया कि हाँ पैरेलली बहुत सारी डेटा पे एक साथ सेम काम हो सके, है ना, एक बहुत सारे डेटा पे सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो गए। उन्होंने फोकस किया अपना आर्किटेक्चर, हार्डवेयर आर्किटेक्चर इस टाइप का बनाने का।
दूसरा उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर लेयर पे सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया। सॉफ्टवेयर क्यों लिखना शुरू किया भाई, तो देखो डायरेक्ट अब हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए जब आप कोड लिखना शुरू करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जो फ्यू गिने चुने इंजीनियर जो एनवीडिया के लिए काम कर रहे होंगे, जो एक्चुअल डिवाइस ड्राइवर ये सब लिखते होंगे, वही लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई ऐसे तो यार अच्छा कम्युनिटी बनेगा नहीं। और देखो एक सॉफ्टवेयर के लिए फेमस होना या एक्चुअली सक्सेसफुल होना ना बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आपने उसकी कम्युनिटी कितनी अच्छी बनाई है। जितने भी फेमस सॉफ्टवेयर होंगे ना, आप देखना उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ताकि आप कुछ क्वेश्चन पूछो आपको तुरंत आंसर मिल जाए। बहुत बड़ा फैक्टर होता है अच्छे सॉफ्टवेयर फेमस होने का या पॉपुलर होने का या सक्सेसफुल होने का। तो उन्होंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया अपने जीपीयू आर्किटेक्चर के लिए कि देखो तुम्हारे लिए ना हम जीपीयू का कोड लिखना आसान कर देंगे, ठीक है, तुमको एकदम हार्डवेयर लेवल पे सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्यूडा लाया। तो क्यूडा इज थिंक ऑफ इट लाइक अ लाइब्रेरी और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली इट्स अ फुल इकोसिस्टम जहाँ आप इस पूरे लाइब्रेरी को यूज़ करके आप अच्छा वो क्यूडा कोड लिख सकते हो, वैसा कोड लिख सकते हो जाके जीपीयू पे वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि क्यूडा एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके आप C++ में कोड लिख सकते हो, ऐसा कोड जाकि कि वो कोड जाकर आपका जीपीयू पे एग्जीक्यूट करेगा, जो कि काफ़ी फास्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे का सारा कोड जाके जीपीयू पे एग्जीक्यूट करोगे, है ना। तो कहता ये है कि देखो आप जैसे कोड लिख रहे थे C++ का, वैसे ही लिखोगे, लेकिन कुछ कुछ फंक्शन जो आपको लगता है कि ये पैरेलली अगर एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ इस डेटा पे एग्जीक्यूट करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। जैसे मैंने मैट्रिक्स एडिशन का एग्जांपल दिया था, तो वो छोटा छोटा कोड या फंक्शंस आप बता सकते हो अपने कोड में कि जाओ ये वाला कोड ना जाके जीपीयू पे एग्जीक्यूट करो, और वापस जब उसका आंसर आ जाए तो वापस से सीपीयू पे ले आओ, और फिर आगे का फंक्शन जो है इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करो। समझ रहे हो, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि तो आपने पूरा कोड लिखा C++ का, बट कुछ फंक्शंस आप चाह रहे हो कि नहीं इसको हम बहुत ही पैरेललाइज कर सकते हैं, तो ये जाके आप जीपीयू पे एग्जीक्यूट करो, उसका जब आंसर आ जाए तो वापस से सीपीयू पे ले आओ और फिर उस पर कुछ और जो आगे काम करना है करो। तो इसलिए कूडा यूज़ होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कूडा क्या है, एनवीडिया के लिए कैसे ये यूज़फुल है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवीडिया ही जीपीयू बना रहा है, दूसरे भी लोग हैं, इंटेल भी काम कर रहा है, एएमडी के जीपीयूज बहुत फेमस है और उनकी भी अपनी अपनी लाइब्रेरी, बट एट दिस मोमेंट एनवीडिया जीपीयूज हैज़ बिकम रियली फेमस। तो इसलिए अपना ये जो सीरीज़ या फिर ये जो सीरीज़ हम वीडियो करेंगे ये कूडा और एनवीडिया जीपीयूज के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो आपको मैं सेटअप कराऊंगा, आपका एनवायरनमेंट पूरा बना दूंगा, ताकि आप अपना क्यूडा जो कोड लिखेंगे हम C++ में आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, रन करा के देखो। थोड़ा तो हैंड्स ऑन करोगे तब तो मजा आएगा थ्योरी पढ़ने में, वरना से बोल दिया आप पढ़ लोगे, सुन के फिर घर चले जाओगे, मतलब घर पे ही देखोगे बट सो जाओगे। तो थोड़ा सा कोड आपको बता देंगे, देखो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो आप अगर आपको ऑलरेडी C++ आता है तो आप खुद से भी लिखना शुरू कर सकते हो और एग्जीक्यूट कराना शुरू कर सकते हो जीपीयू पे। तो आओ पहले आपको हम एनवायरनमेंट बना देते हैं। सबसे पहले आपको AWS पे करते हैं, और जब AWS पे हो जाएगा तो आपको दूसरा रिसोर्स बताऊंगा जहां पर आप क्यूडा कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो जीपीयू पे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो चलो आओ हम लोग सबसे पहले सेटअप करते हैं AWS पे। तो देखो मेरा AWS तो मैंने पहले ही लॉगिन कर लिया, ये सब मैं नहीं बता रहा कि AWS लॉगिन कैसे करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आफ्टर यू हैव लॉग्ड इन, और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर लॉग इन करो तो आपको ऐसे भी $100 का आपको ऑलरेडी क्रेडिट मिलता है AWS से, तो उसको अच्छे से यूज़ कर लो कूडा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, है ना। तो अभी जैसे थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे सेटअप कर सकते हो ताकि आपका $100 से ज़्यादा बिल कभी बढ़ ना जाए, तो आपको एक्चुअली पैसा देना ही ना पड़े, है ना। तो वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बट हाँ $100 जो फ्री मिल रहा है अगर फर्स्ट टाइम AWS पे लॉगिन कर रहे हो तो भाई इसको यूज़ कर लो, ताकि एक एटलीस्ट स्किल डेवलप हो जाए। और हाँ, वीडियो के शुरू में मैंने ये भी बोला था कि देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ये कूडा और जीपीयू प्रोग्रामिंग सीख जाते हो तो यू विल ओपन वन मोर डोर फॉर एज ए स्किल आप डेवलप कर लोगे, और जब आप अपने रेज्यूमे में लिखोगे तो आप अपने लिए एक और डोर खोल रहे हो कि आपको एक और चीज़ आता है जो कि एक्चुअली आज के इंडस्ट्री के लिए बहुत रेलिवेंट हो रहा है और भी ज़्यादा होगा आगे के लिए। तो आई वुड से कि सीख लो इसको। तो आओ हम लोग करते हैं। तो मैंने पहले तो पूरा कर लिया है, अपना लॉगिन वॉगिन कर लिया, और इस पर हम लोग आते हैं। तो अगर आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे बिफोर रनिंग द EC2 इंस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले एक बजट सेट कर लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा अगर मेरा बजट हुआ तो मुझे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए, ताकि मैं फटाफट अपना इंस्टेंस डिलीट कर दूँ या स्टॉप कर दूँ। तो सबसे पहले तो भाई अपना बजट सेट कर लो। तो आप यहाँ पे सर्च पे जाओ और लिखो बजट, तो ये आपको दिखेगा बजट्स, इसके अंदर जाओ। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ सबसे पहले कि भाई देखो
जब आप लोगे तो उसमें कॉस्ट होता है। अगर आप ऐसे ही चलाया और छोड़ दिया, आपका कॉस्ट आता रहेगा और भाई वो आपको बिल अगर देना पड़ा तो बहुत देना पड़ जाएगा। तो ये आप बजट बना रहे हो तो यहाँ पे जाओ, मैंने ऑलरेडी देखो माई जीरो स्पेंड बजट बनाया हुआ है। तो आप जाओ क्रिएट बजट पे, यूज़ अ टेस्ट टेम्पलेट यूज़ कर लो सिंपल, है ना। और जीरो स्पेंड बजट ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसका उसमें ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है उनके तरफ से ही। और इसमें अपना ईमेल रेसिपिएंट डाल दो कि जब ये बजट आप जो सेट कर रहे हो अगर इससे ज़्यादा होता है तो किस किस को ये नोटिफिकेशन जाए, कि बेसिकली किस किस को ये मेल चला जाए। तो वो एक से ज़्यादा मेल एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे लिखा है 10 मेल एड्रेस डाल सकते हो। तो कॉमा सेपरेट करके डालते जाना। मैंने बना लिया तो मैं तो इसको फिर से नहीं बनाऊंगा, बट यहाँ कॉमा सेपरेट करके डालना और लिख देना क्रिएट बजट, है ना। ओके तो इसमें आप देखो दिखा रहा है क्रिएट अ बजट दैट नोटिफाइज यू वंस योर स्पेंडिंग एक्सीड्स $0.01। तो ये $1 का बजट है और ये नोटिफिकेशन आना शुरू कर देगा जब आपका स्पेंड $0.01 से ज़्यादा होने लगे। तो ये आपको मेल ऐसा नहीं है कि आपका इंस्टेंस बंद कर देगा, ऐसा कुछ ये नहीं बता रहा हूँ। ये बस ये बता रहा हूँ कि आप ये जब सेट कर दोगे और इस बजट को ऑन कर दोगे, क्रिएट बजट कर दोगे, तो आपको मेल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब इसका बजट जैसे ही आपका यूज़ कर रहे हो $0.01 से ज़्यादा हो गया तो आपको मेल आना शुरू हो जाएगा। तो आप फटाफट जाके अपना इंस्टेंसेस बंद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना। दूसरा काम अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप EC2 इंस्टेंस बनाने जाओगे। ठीक है, तो अगर आप EC2 इंस्टेंस बनाने गए और सबसे पहले यहाँ देख लेना अपना रीजन सेट कर ले। तो अभी मैं इंडिया से बना रहा तो मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई कर लिया। आपको आप जिस रीजन में आप वहाँ से कर लेना। आपको नॉर्थ वर्जीनिया जो भी रीजन है, आप यहाँ क्लिक करके वो सेलेक्ट कर लेना। एंड मेक श्योर कि आप जब भी वापस आओ तो वही रीजन सेलेक्ट हो, क्योंकि मान लो कि आपने ये रीजन सेलेक्ट किया और आपने अपना इंस्टेंस बना लिया और नेक्स्ट टाइम आए और ये चेंज हो गया तो आपको दिखेगा कि आपका इंस्टेंस ही नहीं है। तो कभी कभी लोग कन्फ्यूज, अरे मेरा इंस्टेंस कहाँ गया, मैंने बनाया था। तो ये एरिया जरूर देख लेना कि आपने जहाँ जिस रीजन के लिए बनाया था आप उसी में सेलेक्टेड हो कि नहीं। तो मैं इंडिया में हूँ और मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा इंस्टेंसेस रनिंग 0 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, अब क्या आएगा इसमें, नेम्स एंड टैग्स आएगा। मुझे नेम और टैग बनाए तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, कूडा सर्वर या कूडा लर्न, ऐसे कुछ भी आप, ये तो नाम है, कुछ भी दे दो। हाँ, अब दूसरा ये सबसे मेन चीज़ है, आपको इमेज कौन सा यूज़ करना है। तो आप लिनक्स, मैक, उबुंटू कौन सा यूज़ करना चाहोगे। तो देखो कूडा चलाने के लिए कूडा विंडोज़ पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है। अभी हम लोग उबुंटू पे चलाएंगे विच इज़ लिनक्स। लेकिन आप कौन सा लिनक्स यूज़ करोगे, उबुंटू यूज़ करोगे, रेड हैट यूज़ करोगे, अमेजॉन लिनक्स यूज़ करोगे। तो देखो आप कर सकते हो, उबुंटू यूज़ कर सकते हो, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अभी प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि आप उबुंटू यूज़ करोगे तो फिर आप जब आपका जो मशीन बन जाएगा उबुंटू का, जब आप प्रोविज़न हो जाएगा तो जब आप उस पर लॉगिन करोगे तो आपको पूरा का पूरा कूडा लाइब्रेरी ना उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक थोड़ा टास्क होता है। आप कूडा टूल किट इंस्टॉलेशन करके आप सर्च मारोगे तो एनवीडिया का पेज खुलता है, उसमें वो बताते हैं कि कैसे कैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं इंस्टॉल करने के। पहले वो आप इंस्टॉल करोगे, उनकी कंपाइलर्स इंस्टॉल करोगे, है ना। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अगर आप पूरा सिंपल एक यूबुंटू मशीन लिए हो तो आपको हर चीज़ अपने से फिर करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। बट बेटर आंसर ये है कि अगर आप यहाँ पे डीप लर्निंग सर्च करोगे ना तो ऑलरेडी लोगों ने इमेज बनाया हुआ है लिनक्स का ही, जहाँ पे वो जो जितने भी टूल किट यूज़ होते हैं कूडा के वो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम बस वो इमेज यूज़ करेंगे और स्टार्ट कर देंगे यूज़ करना। हमें इंस्टॉलेशन का काम जो माथा पच्चे वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या होता है कि उनको सीखना है कि नहीं कैसे इंस्टॉल करते, तो वो अगले किसी वीडियो में बता दूंगा कि एकदम सिंपल उबुंटू लेके कैसे पूरा इंस्टॉल करते हैं। बट अभी शुरुआत करने के लिए अभी तो आप प्री इंस्टॉल्ड इमेज यूज़ कर लो। तो डीप लर्निंग को जैसे ही सर्च मारोगे तो आपके पास बहुत सारी इमेजेज आएंगे जिस पर डीप लर्निंग ऑलरेडी है, लेकिन आप ये वाला यूज़ करना। देखो सबसे पहला जो ये उबुंटू वाला जो दिख रहा है, डीप लर्निंग बेस AMI विद सिंगल कूडा उबुंटू 22.04, ये ठीक है। इसके बाद देखो पाईटॉर्च वाला, ये सब यूज़ मत करना, टेंसर फ्लो, ये सब अभी हमारे लिए भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, C++ का कोड लिख के GPU पे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं यूजिंग कूडा लाइब्रेरी, है ना। तो उसके लिए ये वाला यूज़ करना, बेस AMI विद सिंगल कूडा उबुंटू 22.04, और इसको 64 बिट x86 के लिए सेलेक्ट कर लेना। दैट्स इट।
तुम्हारा इमेज सेलेक्ट हो गया, कंफर्म चेंजेस, कुछ कुछ बता रहे हैं कि अपने से सिक्योरिटी ग्रुप ये सब बनाएगा। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा चीज़ है यहाँ कौन सा इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो T3.micro आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, उस पर GPU नहीं चलेगा। तो GPU जो NVIDIA GPU जिस पे चलता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे G4DN। जी मतलब GPU के लिए जो इंस्टेंसेज होते हैं जो आप, तो सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव जो NVIDIA के GPU जो AWS पे अवेलेबल है वो है G4DN.X large। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव यही है। और इसके देखो यहाँ पर इन्होंने ये प्राइसिंग भी अपनी दी हुई है। तो उबुंटू पे आप देख रहे हो 0.586 USD पर आवर लगते हैं। तो आप इसको भाई यूज़ करके आप बंद कर देना, वरना आपका कॉस्ट चलता रहेगा। आप यूज़ नहीं करोगे फिर भी आपका कॉस्ट लगता रहेगा। तो कोड लिखना लगे कि हाँ आधा घंटा कोड लिखे आपने चला लिया। इनफैक्ट पहले मैं तो ये बोलूँगा कोड पहले अपना कहीं लोकल में लिख लेना, बेल लगे कि अब रन करना है तो जाके बस वो कोड उस वाले इंस्टेंस पे डालना और रन करना, ताकि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए यूज़ ना करो, कॉस्ट बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ये वाला इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है G4DN.X large, ठीक है। सीखने के लिए बहुत सही है यही वाला यूज़ करना। उसके बाद की पेयर लॉगर आप पहले से अगर आपने ऑलरेडी आपको पता है कैसे इंस्टेंस ये सब बनाते हैं, इस पर मैं डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दिस इज़ नॉट AWS ट्यूटोरियल। तो आप सेलेक्ट कर लेना। मेरा पहले से एक अमित की बना हुआ है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। पहले से नहीं बनाया तो क्रिएट न्यू की पेयर कर लेना। और बाकी इसमें और भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये थोड़ा सा वॉल्यूम चाहो तो बढ़ा लेना, जैसे इसको मान लो 50 GB कर दिया मैंने, ठीक है, 50 GB कर दिया। और इसके बाद बोलना लॉन्च इंस्टेंस। अब देखो लॉन्च इंस्टेंस करोगे तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा, सक्सेस नहीं आएगा, एरर आएगा। बहुत ही मेरे साथ भी आया था, फिर मैं बताता हूँ उसको ठीक कैसे करना है। तो एरर ये आता है कि आप जो GPU इंस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके देता ही नहीं है AWS बेसिकली, इस तरह सिंपल सा कि आपको प्रोविज़न नहीं करेगा आपके लिए। जैसे T3 माइक्रो ये सब सिंपली दे देता है आपको। आप कोई भी G4DN या कोई भी ग्राफिकल GPU रिलेटेड इंस्टेंसेस सेलेक्ट करोगे तो वो आपको करने ही नहीं देगा। तो आपको कैसे करने देगा भाई, मेरा कैसे हो रहा है, तो मेरा भी नहीं करने दिया। तो फिर आपको क्या करना है, जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है, AWS के ऊपर सर्च पे कोटा सेलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको आएगा कोटा इंक्रीज रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना। इसमें से फिर सर्विस चूज करना किसके लिए आप इंक्रीज करना चाहते हो। इस पर EC2 लिखना, EC2 कंप्यूट क्लाउड, यहाँ सेलेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है ऑल GNVT स्पॉट इंस्टेंस रिक्वेस्ट, इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे बोलना रिक्वेस्ट इंक्रीज एट अकाउंट लेवल। और यहाँ पे मेक श्योर कि वही अकाउंट है जिस पे आप बनाना चाह रहे हो। मतलब मैं एशिया पैसिफिक मुंबई था, तो अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया तो नॉर्थ वर्जीनिया ही सेलेक्टेड रहना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना कि जो यहाँ सेलेक्टेड वही रहना चाहिए जिसमें आप इंस्टेंस बनाना चाह रहे हो। तो आप ये ऑल GNVT स्पॉट इंस्टेंस रिक्वेस्ट पे सेलेक्ट करना और इस पर क्लिक कर देना। इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है 24 घंटे लगे या किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है। मुझे अराउंड 10 घंटे लगे। आज रात में मैंने किया था तो मुझे दूसरे दिन आफ्टरनून तक जाके मेरा इन्होंने रिक्वेस्ट लिया था, फिर मेरा बन पाया था EC2 इंस्टेंस वो G4DN वाला। तो ये करोगे, आज करोगे तो हो सकता है कल तक का टाइम लगे आपको, तब तक ये आप कोड नहीं कर पाओगे। जब तक ये इंस्टेंस चलेगा नहीं, कोड कैसे कर पाओगे। तो आज कर दोगे तो दूसरे दिन ये फिर आपको दे देगा कि हाँ अब आप बना सकते हो। तो ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ रिक्वेस्ट ये मैंने ऑलरेडी कर दिया तो मैं अब क्लिक नहीं करूँगा। हाँ बट फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो EC2 इंस्टेंस बनाने नहीं देगा। अभी मेरा बन गया है तो आप यहाँ आके पहले ये रिक्वेस्ट करना और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम देना, वो टाइम लेगा, फिर वो आपको मोस्ट प्रोबेबली वो दे देगा। उसके बाद आप मैंने जो EC2 इंस्टेंस बनाने का जो तरीका दिखा है वो करना, फिर आपका बन जाएगा। तो अभी मेरा ये बन गया। इसके अंदर मैं जाता हूँ EC2 इंस्टेंस जो अभी मेरा बना है। तो EC2 इंस्टेंस बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉपी IPv4 एड्रेस कॉपी करूँगा और मैं कोई क्लाइंट ले लूँगा जिससे मैं डायरेक्टली उस इंस्टेंस पे कनेक्ट कर जाऊँ, है ना। तो मैं जनरली अपने विंडोज़ मशीन पे हूँ तो मैं मोबा एक्सटर्म यूज़ करता हूँ। अब पुट्टी या कुछ भी ऐसा टाइप का क्लाइंट यूज़ कर लेना। तो मैंने मोबा एक्सटर्म खोला अपना, ये मैं गया सेशन पे, SSH रिमोट होस्ट में मैंने IP पेस्ट कर दिया, स्पेसिफाई यूज़र नेम, क्योंकि मैंने उबुंटू लिया है तो उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट उबुंटू होता है। उसके बाद आप जाना एडवांस SSH सेटिंग पे, यूज़ प्राइवेट की, और जो आपका यूज़ की पेयर जो आपने डाउनलोड किया होगा ना उस पर आपको यहाँ पे वो डालना है। तो मेरा देखो अमित की .pem है, उसको पेम को मैंने PPK में कन्वर्ट कर लिया था। पुट्टी जेन नाम का एक वो होता है एप्लीकेशन, आपको उसको यूज़ करके पेम को PPK में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने PPK में सेमी को कन्वर्ट कर लिया था पुट्टी जेन यूज़ करके। और मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा,
यहाँ डाल दूंगा और बोलूँगा ओके, तो मेरा वो इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट बोलेगा ना, एक्सेप्ट कर लेना। इट इज़ कनेक्टेड, यू कैन सी दिस एड्रेस ubuntu@, तो मैं उस वाले अपने GPU वाले इंस्टेंस पे कनेक्ट करूँगा, हो गया हूँ। क्लियर किया मैंने। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, एक बार ये कर लेते हैं, sudo app-get अपडेट कर लेना, ठीक है। ये दो कमांड चलाना है ताकि जो भी अगर पुराने कुछ भी वर्जन में उस इंस्टेंस पे पड़ा हो तो सब अपडेट हो जाए। तो ये जनरली लोग करते हैं, तो अपन भी कर लेते हैं। तो ये कर लिया हमने। आई होप कि आप लोग ये हैंड्स ऑन करोगे, मज़ा आएगा, मतलब कर लोगे तो लगेगा कि हाँ चलो अब कोड कर सकते हैं, एक्चुअली में रन करके देख सकते हैं। ये कमांड चला लिया sudo apt-get और अपडेट, और एक ये कमांड चला लेना sudo app-get upgrade-y। ये मतलब हर बार चलाने का ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट टाइम जब इंस्टेंस बनाओगे तभी चलाना, उसके बाद इट्स डन। क्योंकि मैंने इंस्टेंस अभी बनाया फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं 2 कमांड फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, ठीक है। और यार देखो, तुम लोग देखते हो मतलब इतने जितने व्यूज आते हैं उससे लाइक्स तो एकदम आती नहीं, तो यार थोड़ा कर दो तो मुझे भी मज़ा आए बनाने में कि हाँ यार लोगों को सही लग रहा है, तो एफर्ट मारने में मज़ा आता है। तो लाइक सब्सक्राइब यार कर लेना, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो लोग देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है देख के, तो मैं और एफर्ट डालता हूँ बनाने में। लेकिन लगता है कि यार लोग थोड़ा सा देख रहे हैं उस पर, उसके बाद देख के भी चले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं है बना के, तो थोड़ा सा लगता है बना के फिर क्या फ़ायदा है ना। तो थोड़ा सा देख लो, सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे कुछ ये बोल रहा हो, मैं सबको ओके कर देता हूँ। मैंने टैब करके ओके मार दिया, एंटर, ठीक है, इट इज़ डन, ठीक है। अब ये तो कस्टमरी चीज़ें जो थी वो हो गई। अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा इसमें ना एक डायरेक्टरी बना लेते हैं कि इसमें अच्छे से सेपरेटेड आउट रहे। तो कूडा लिख देते हैं, तो कूडा डायरेक्टरी बन गया, सीधी कूडा कर देते हैं, कूडा डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब क्या करेंगे, देखो मैंने ना एक पहले से कोड लिख रखा है, और ये जो अभी जो मैं कूडा की जो भी लाइब्रेरी जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो मैं सारे यहाँ पे डालता जाऊंगा नोट्स के साथ, और ये आपको ना यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। मैंने सारे का ना मैं वो गिटहब पे डालता जाऊंगा, और ये मास्टर ब्रांच पे रहेगा। तो आप इसको, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप जो भी अगर कूडा पढ़ रहे हो, आपको कोड डायरेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट इस गिटहब से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ नोट्स है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, अब ये देखने के लिए कि भाई मैंने इंस्टेंस तो चला लिया, मैं बोल रहा था कि मैंने जो इमेज लिया उसमें ऑलरेडी कूडा अवेलेबल है, सारे टूल किट्स ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। तो जस्ट टू चेक कि ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, मेरा सब चीज़ सही चल रहा है कि नहीं, तो ये 2 कमांड पहले डाल के देख लो। अगर ये दोनों सही चल गया, मतलब हाँ GPU है, NVIDIA SMI करोगे, और इस पर मैं पेस्ट करता हूँ ये कमांड NVIDIA-SMI, और मैंने मारा एंटर। तो देखो ये अगर दिखा रहा है, तो यहाँ दिखा रहा है, देखो मेरा टेस्ला T4 GPU यूज़ हो रहा है, इस इंस्टेंस पे टेस्ला T4 GPU है। तो हाँ इस इंस्टेंस पे मेरा GPU अटैच्ड है, GPU है इस पर, ठीक है। तो ये इस वाले कमांड से मुझे ये पता चल गया। दूसरा जो कमांड है NVCC-वर्जन, ये बताएगा कि देखो जो कूडा चलाने के लिए आपका कंपाइलर चाहिए होता है, जैसे G++ कंपाइलर चाहिए होता है, राइट। तो कूडा का कोड चलाने के लिए NVCC कंपाइलर होता है, राइट। आई थिंक इट इज़ NVIDIA C++ कंपाइलर, ऐसा कुछ होगा। बट ये कंपाइलर है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं, तो ये कमांड डाल के देखते हैं। तो NVCC-वर्जन, तो ये अगर चलाया और ये चल रहा है, तो हाँ मेरा कंपाइलर भी है और चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब हम यहाँ पे कोड लिख के देख सकते हैं कि मेरा कूडा का C++ कोड अब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं GPU पे, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा कोड ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखा था, test.cu। तो देखो कूडा कोड जो भी लिखोगे ना, तो उसका जैसे C++ कोड लिखते थे तो उसका एक्सटेंशन होता था CPP, राइट, या C कोड लिखते थे तो उसका एक्सटेंशन .c होता है। तो कूडा स्पेसिफिक अगर आप कोड लिख रहे हो तो उसका एक्सटेंशन .cu होगा, ठीक है। और एक बार हम लोग कोड ना थोड़ा सा वॉक थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने लिखा क्या है। ये तो आप समझते होगे, CSTDIO एक कूडा रन टाइम है कूडा की लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए, तो कूडा runtime.h। हाँ अब देखो ये जो फंक्शन लिख रहा हूँ मैं अंडरस्कोर ग्लोबल करके, तो मैं ये कंपाइलर को बता रहा हूँ कि ये वाला जो कोड होगा ना, ये जाके आपको GPU पे रन करना है। जैसे ही मैं इस टाइप से कोड लिखूंगा, इसको कहते हैं कर्नल, वो सब मैं टर्मिनोलॉजी अच्छे से डिस्कस करूँगा सेकंड वाले वीडियो में। बट इसको समझ लो कि इसको जो भी फंक्शन जो GPU पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं उसको टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं कर्नल्स, लिखा है हमने, ठीक है। फंक्शंस को कर्नल्स बोलते हैं यहाँ पे। ये सब आपको समझ आ रहा होगा, इंट मेन लिखा है, सिंपल स्टफ है ना, पॉइंटर लिया, ठीक है। कूडा मैलॉक का मतलब मैं जाके कूडा पे कोई मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, है ना। तो डी आउट एंड साइज ऑफ इंट, तो मैंने
जितना साइज ऑफ इंट होता है उतना मेमोरी एलोकेट किया, एलोकेट हुआ है नहीं वहाँ मैंने डाल दिया। और फिर राइट वैल्यू, आप राइट वैल्यू देखोगे तो इस फंक्शन का नाम राइट वैल्यू था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब जाके ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो। 132 क्या है वो मैं बताऊँगा, जैसे 1 यहाँ पे ब्लॉक है और 32 इज़ द नंबर ऑफ थ्रेड्स। ये सब क्यों लिख रहे क्या मैं सब बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर मुझे कोई GPU पे कोड लिखना है तो मैं उसको ऐसे डिफाइन करूँगा और इसको कॉल इस तरह से करूँगा, ठीक है। तो डी आउट विल बी पास्ड, जो कि यहाँ पर कैच हो रहा है, ठीक है। और CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज, तो बेसिकली मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ अपना CPU का कोड और GPU पे जो कोड चल रहा है, कि जब तक उसका रिजल्ट आ ना जाए तब तक यहाँ पे रुके रहो। अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा भी किया है तो आपको ये समझ आ रहा होगा सिंक्रोनाइज वाला पार्ट, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे थ्रेड पूल के वीडियोस भी हैं और मैंने बहुत सारी कोर्सेज भी ली हुई है, मैं सबके लिंक डाल दूंगा अगर आपको चेकआउट करना है तो। बट हाँ, तो आपको सिंक्रोनाइज समझ आ रहा होगा और सब सक्सेस हुआ। तो जो भी वहाँ डेटा मैंने यहाँ देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो भी मैंने यहाँ से मेमोरी जो भेजा था CPU से GPU पे, मैं उसमें 2026 में एलोकेट कर दे रहा हूँ, मैं डेटा भर दे रहा हूँ GPU पे। वापस से ये क्या कर रहा है, CUDA मेम कॉपी, मतलब GPU में जो मेमोरी जो भरा था वापस से CPU में ले आओ, ठीक है। CUDA मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट, डिवाइस हम बोलते हैं GPU को और होस्ट बोलते हैं CPU को। ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। होस्ट इज CPU मशीन, डिवाइस इज GPU मशीन। मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइस से होस्ट पर कॉपी कर दो, मतलब GPU से वापस से ले आओ मेरे CPU पर। और जब सब सही चल गया, मैंने फ्री कर दिया मेमोरी और मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ कि एक्चुअली में वहाँ जो मैंने 2026 जो डाला था वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। मैं प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ कि मेरा सब सही चल रहा है। तो बेसिकली इस कोड में वैसे यही देखना चाह रहा हूँ कि मेरा GPU पे कोड रन हुआ है या नहीं। अगर रन हो रहा होगा तो ये सब चीज़ सक्सेस आएगा, ठीक है। तो ये कोड मैंने test.cu लिखा। मैं क्या करूँगा, इस कोड को अपने EC2 इंस्टेंस पे ले जाऊँगा और वहाँ पर कंपाइल करूँगा और रन करूँगा और देखता हूँ कि सब सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पर और यहाँ पर जाकर मैं जाऊँगा अपने CUDA वाले इस पर, वेयर इज़ माई CUDA, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो CUDA फोल्डर है यहाँ पे, मैं CUDA फोल्डर के अंदर गया और मैं डायरेक्ट यहीं से इसको अपलोड कर दूँगा। वो तो यहाँ अपलोड का मतलब यह हो कि मेरे लोकल से वो वहाँ CUDA वाले AWS इंस्टेंस पे वो मैं फाइल डाल रहा हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर, CUDA फोल्डर के अंदर, तो मैंने बोला अपलोड और यहाँ पे मैं गया और ये वाला था ना CUDA कोड के अंदर था test.cu, इसको मैंने ओपन किया और देखो यहाँ अपलोड हो रहा है। तो बेसिकली मेरा इस फोल्डर के अंदर अगर अब मैं ls भी करूँगा यहाँ पे तो दिखाएगा कि देखो test.cu मेरा लोकल से वहाँ चला गया। तो बहुत ईजी तरीका है, ये मोबाइल सिस्टम से ईजिली कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा। तो कंपाइल करने के लिए इसका वो क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, तो मैंने नोट्स में लिख दिया है NVCC इस तरह से, ठीक है। इसको पेस्ट किया जाए तो देखो मेरा, मैं इसको क्या करता हूँ, नाम चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको जो एग्जीक्यूटेबल बनेगा वो टेस्ट दे देता हूँ। देखो थोड़ा तो G++ जैसे अगर आपने कंपाइल किया G++ यूज़ करके तो उसी टाइप का है। O2 इज़ द कितना ऑप्टिमाइजेशन लेवल है, -o इज़ एग्जीक्यूटेबल बन रहा है और ये फाइल का नाम, तो अभी मेरा फाइल का नाम test.cu है, राइट। तो मैं test.cu करूँगा और एंटर मारा। अब वो एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, कंपाइल हो रहा है अभी। सेम है जो हम लोग C++ में करते हैं, सेम C++ कोड ही है, बस उसका लाइब्रेरी यूज़ करके छोटा छोटा जो हम फंक्शन है वो ऐसा लिखेंगे कि जाओ तुम जाके GPU पे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल होने में, भी फर्स्ट टाइम कंपाइल कर रहे हैं इस मशीन पे, तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन ही सब होंगे जो फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लगाएगा। मे बी नेक्स्ट टाइम से कंपाइल करेंगे थोड़ा कम टाइम लगाए। तो देखो हमारा कोड तो कंपाइल हो गया है, आई एम होपिंग। ls करते हैं तो देखो टेस्ट नाम का एग्जीक्यूटेबल बन गया। तो बस अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने बोला ./test, रन किया तो प्रिंट आना चाहिए। देखो ये सक्सेसफुल GPU कर्नल रैन वैल्यू फ्रॉम GPU इज 2020। जो हमने GPU में 2026 वैल्यू डाला था, अब मैं CPU पे उसको ला के प्रिंट कर रहा था। एक बार जाके आप कोड देखना, ये मैंने उसको गिटहब पे डाल दिया है, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके कोड खोल के देखना। सिंपल सा ही कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये चल रहा है। तो मैंने आपका ये सेटअप करा दिया कि आप अपना कोड लिख के आप जाकर AWS इंस्टेंस पे जिस पे GPU है आप चला कर देख सकते हो। अब जो मैंने प्रॉमिस किया था दूसरा, जो मैं फ्री और एक रिसोर्स बताऊंगा जहाँ पर अपना CUDA कोड चला सकते हो, वो है, और इस वाले पे जाना लीड GPU। तो अब मैं इसका होम पेज दिखाऊँ, leadgpu.com। जैसे लीड कोड है ना, तो उसी तरह सेम है लीड GPU कि आप अपना GPU
कितना जीपीयू प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये यूज़ होता है साइट बेसिकली। आई एम नॉट श्योर लीड कोड वाले नहीं बनाया, किसने बनाया, लॉग इन कर लेना। तो इसका दो चीज़ है, स्टार्ट सॉल्विंग और ओपन प्लेग्राउंड। स्टार्ट सॉल्विंग अगर जाओगे तो चैलेंजेस हैं, अब जैसे सेम लीड कोड में नहीं होता है, प्रॉब्लम देते हैं, उसमें जाके आप अपना बना के देखो जैसे इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, आपको बना के देखो, आप बताएंगे आप इसमें अपना, अगर आप जीपीयू प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स। आप जाके अपना टेस्ट कर सकते हो नॉलेज कि हाँ मैं सही सीख रहा हूँ कि नहीं। आप अपना यहाँ पर प्रोग्रामिंग टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन्होंने क्यूडा का कौन कौन सी लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, ट्राइटन, पाइटॉर्च, ये सब यूज़ करके भी कोड लिख सकते हो। हम तो क्यूडा यूज़ करें तो क्यूडा यूज़ करेंगे। और कौन सा जीपीयू यूज़ करना है, तो इसके पास डिफरेंट जीपीयूज़ भी हैं। तो आई थिंक कुछ ऐसा भी रहता है कि फ्री में ये लोग सिर्फ 8 जीपीयू देते हैं। अभी तो मेरा फ्री वर्जन ही है, प्रो नहीं है। तो अभी एनवीडिया टेस्ला T4 यूज़ करें। और हमारा आपको याद होगा कि हमारा जो जीपीयू इसमें यूज़ करे थे उसमें भी T4 वाला जीपीयू था, है ना। तो अभी क्या करेंगे, जब हम लोग अच्छे से वो थोड़ा समझ जाएंगे ना कैसे क्यूडा यूज़ करते हैं, कैसे क्यूडा यूज़ करके कोड लिख सकते हैं, तो यहाँ आकर हम ना थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे और सीखेंगे कि हाँ अच्छा हम लोग सीख गए कि नहीं, कोड लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा होता है, इस पे जाएँ तो ओपन प्लेग्राउंड, इस पर क्लिक करोगे तो आप अपना कोई भी कोड लिख कर ना रन करके देख सकते हो। और यहाँ से अपना जीपीयू भी सेलेक्ट कर सकते हो, किस जीपीयू पे चला के देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो कोड वहाँ पे चला के देखना, यही कोड यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे भी चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे किया, यहाँ पे पेस्ट किया और बस बोला रन। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखो तो यहाँ भी सक्सेस आया, सेम चीज़, तो यहाँ भी रन करा। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपका ज़्यादा कंट्रोल है और आपको तो पूरा एक मशीन मिल गया, आप उसमें जो चाहे करो। यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो और ऐसे रन बटन डाल के कंपाइल कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ चल रहा है कि नहीं, सब सही चल रहा है कि नहीं। तो एज अ फ्री रिसोर्स आप इसको भी यूज़ कर सकते हो वाइल यू आर लर्निंग जीपीयू प्रोग्रामिंग, जीपीयूज जिसको बोलते हैं। तो आई वुड से कि देखो एक दो बार तो आप AWS भी यूज़ करो, कि वो भी पता होना चाहिए कैसे करना है। लेकिन जब आप लर्न कर रहे हो तो आप इसको भी एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। ओनली डाउन साइड आई फील इसकी, एक बार मैंने जब मैट्रिक्स में बहुत ह्यूज नंबर्स ले लिया था तो वो क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये क्या करता है ना, टाइम आउट कर देता है। बेसिकली इनका रिसोर्स जा रहा होगा तो इतना ज़्यादा लंबे कैलकुलेशंस को टाइम आउट कर देता है और फिर वो काम नहीं करेगा। और बेसिक जब आप AWS पे करोगे तो वो तो आपका इंस्टेंस है, पैसे दे रहे हो तो आप जो भी चलाना है चलो, आपकी मर्जी। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है ना। तो दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट, कि आप क्यूडा प्रोग्रामिंग या जीपीयू प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो। ये दोनों बहुत ही अच्छे रिसोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, अगेन आई एम सेइंग यू, अब जैसे मैंने अब यूज़ कर लिया अपना AWS इंस्टेंस, तो जाके भैया उसको स्टॉप कर लेना, वरना वो घंटे के हिसाब से आपका पैसा लेता रहेगा। तो फिर मुझे आके गाली मत देना कि आपके कारण मेरा पैसा जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, बजट लगा लेना और जैसे ही यूज़ हो जाए बंद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे मतलब इतना थोड़ा एफर्ट लगता है ये सब बनाने में, क्योंकि आगे अगर आप लोग कहोगे कि हाँ ये काफ़ी यूज़फुल है, सीखना है, तो मैं और एफर्ट लगा के आपको अच्छे से और सिखाऊंगा और अच्छे रिसोर्सेज बताऊंगा। तो यार थोड़ा तो एफर्ट लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोग भी डाल ही सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी आपका लगा कि हाँ आपको सीखना है, तो मैं और अच्छे से आर्किटेक्चर पहले समझाऊंगा जीपीयू का, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सीपीयू। फिर आपको अच्छे से टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा कि क्या जीपीयू में कैसे होता है। और फिर आपको जब कोड समझाऊंगा तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गया, अच्छा ये वाला कोड ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जीपीयू का आर्किटेक्चर समझ आ गया है, कितनी स्पीड अप हो जाती है जीपीयू यूज़ करके, है ना। तो अप टू यू, आप लोग डिसाइड करो आपको ये सीखना है कि नहीं, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।